हेलो फ्रेंड्स, ये बायोटेक्नोलॉजी पे अपनी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। मेथड्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जीन बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे जीन के लेवल पे वर्क किया जाए, एंड सेकेंड वन इज़ नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे डायरेक्ट सेल, टिश्यू या किसी ऑर्गेनिज्म से डील किया जाए, वो नॉन जीन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जीन बायोटेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। जीन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम का मैनिपुलेशन ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यह तीन तरीक़ों से किया जा सकता है। फर्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, सेकेंड वन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, एंड थर्ड वन इज़ आरएनए इंटरफेरेंस। इन्हें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी देखें तो जब किसी फॉरेन डीएनए सेगमेंट को किसी होस्ट स्पीसीज के डीएनए के अंदर ऐड किया जाए, या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को एडिटिंग की जाए, तो फॉरेन डीएनए सेगमेंट का एडिशन या किसी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम का एडिटिंग ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जो बीटी कॉटन क्रॉप्स होती हैं, यहाँ पे कॉटन सीड्स के अंदर बेसिलस थ्रूजेनेसिस बैक्टीरिया के जीन्स को ऐड कर दिया जाता है कॉटन क्रॉप्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉटन सीड्स होती है वो होस्ट स्पीसीज और इनको ऐड करने का प्रोसेस ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को भी दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रांसजेनेसिस, एंड अदर वन इज जीन जीन थेरेपी। तो ट्रांसजेनेसिस अगर हम देखें तो ट्रांसजेनेसिस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जीनोम दो या दो से अधिक स्पीसीज के जीन से मिलकर बना होता है, और यह एक नई प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और ये नई प्रॉपर्टी नेक्स्ट जनरेशन को भी पास करते हैं। जैसे जो हमारे ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, ये डिफरेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स देखें तो ये ऐसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका जीनोम जीनोम ऐसे जीन से मिलकर बना होता है। इंडिया के अंदर अगर देखें तो अभी तक केवल एक जीएम क्रॉप बीटी कॉटन को ही कल्टीवेशन के लिए अप्रूव किया गया है। हाउ एवर जीएम मस्टर्ड को भी फील्ड ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो एक स्टेटरी बॉडी है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करने की एपेक्स बॉडी है, जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और यूज के लिए अप्रूवल तथा इन्हें आगे बढ़ते हैं। जीन थेरेपी भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक टाइप है, जिसमें जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके किसी भी डिजीज़ को ट्रीट या क्योर किया जाता है। यह मॉडिफिकेशन किसी भी डिजीज़ कॉजिंग जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करके, या फिर डिजीज़ कॉजिंग जीन को इनएक्टिवेट करके, या फिर किसी नए जीन को ऐड करके किया जाता है। जीन थेरेपी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, जर्म लाइन जीन थेरेपी, एंड अदर वन इज सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। जर्म लाइन जीन थेरेपी के अंदर मॉडिफिकेशंस जर्म सेल्स के अंदर किया जाता है। जर्म सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जैसे स्पर्म या एग्स। जब इनके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है तो ये चेंजेस हेरिटेबल होते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर पास करती हैं। सोमैटिक सेल्स सभी सेल्स एक्सेप्ट जर्म सेल्स, मीन्स कि जर्म सेल्स को छोड़ करके जो भी सेल्स होंगी
उनको सोमैटिक सेल्स कहेंगे। तो सोमैटिक सेल्स जीन थेरेपी के अंदर किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए जिस डिजीज के नेचर के टाइप के अकॉर्डिंग सेल हम लोग चूज करते हैं और उसके अंदर उसके जीनोम के अंदर मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसे जैसे हमारा एक ब्लड रिलेटेड डिजीज हीमोफीलिया हो गया, यहाँ पे हम इस डिजीज को ट्रीट करने के लिए बोन मैरो के जीनोम में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमारा लंग या मसल से रिलेटेड डिजीज है, तो यहाँ पे टारगेटेड सेल इन ऑर्गन के सेल्स हो सकते। अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज होने वाले स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जिस भी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम में मॉडिफिकेशन करना होता है उसके डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। अब इस आइसोलेट किए गए डीएनए के जिस भी पार्ट पे मॉडिफिकेशन करना होता है उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा काट लिया जाता है। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बायोसीजर भी कहा जाता है। अब इस काटे गए पार्ट को एक वेक्टर में इंटीग्रेट कर देते हैं लाइगेज एंजाइम के द्वारा। अब जो भी प्रोडक्ट मिलता है उसे हम आरडीएनए मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इस आरडीएनए मॉलिक्यूल को किसी भी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे ये मॉलिक्यूल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिसके लिए इसे इंसर्ट किया गया हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन का फॉर्मेशन किया जाता है, तो इसमें हम एक ह्यूमन सेल ले लेते हैं। ह्यूमन सेल के अंदर से डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। अब इस डीएनए से इंसुलिन जीन, जो कि इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको अलग कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके इस इंसुलिन जीन को हमने अलग कर लिया। अब हमें ज़रूरत है एक वेक्टर की, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया सेल है। बैक्टीरिया सेल के अंदर एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड ये हमारा वेक्टर का कार्य करता है। तो इस प्लाज्मिड को हमने यहाँ बैक्टीरिया सेल से अलग कर लिया। अब इस प्लाज्मिड से हमने इंसुलिन जीन को लाइगेज एंजाइम की सहायता से ऐड कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा इंसुलिन जीन हो गया और ये वाला वेक्टर जो कि हमने यहाँ बैक्टीरिया सेल से लिया है। ठीक है, अब इस जो ये कॉम्बिनेशन है वेक्टर का और इंसुलिन जीन का, उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहेंगे। वेक्टर का और इंसुलिन जीन का कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहलाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे ये क्लोनिंग के द्वारा अपने आप को रेप्लिकेट करता है और इंसुलिन जीन का फॉर्मेशन करता है। इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है। अब यह इंसुलिन, ये यहाँ पे इंसुलिन फॉर्म हो गया। अब इस इंसुलिन को हम लोग अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का अब हम लोग यह देखते हैं कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो स्पेसिफिक जीन होते हैं जिनको डीएनए से अलग करना होता है, उन मॉडिफाई करने के लिए उन्हें अलग कैसे किया जाता है। तो यह इंडोन्यूक्लियस हमारा एक एंजाइम होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसे बोलते हैं, उसकी सहायता से अलग किया जाता है। जो हमारा टारगेटेड जीन है यानी डीएनए, उस पे अटैक करता है। मतलब जिसको हमको मॉडिफिकेशन करना होता है वहाँ पे वो अटैक करके उसे
डीएनए से अलग कर देता है। या तो हम लोग इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो बैक्टीरिया या आर्किया के अंदर पाए जाते हैं उन्हें लेकर के अलग कर सकते हैं, या फिर ये ZFNase की हेल्प से अलग कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिफिशियल इंडोन्यूक्लियस होती हैं जिनका यूज करके डीएनए जीन को अलग किया जा सकता है, या फिर टैलेंस का यूज करके अलग किया जा सकता है। ये भी हमारे आर्टिफिशियल इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, लेकिन ये ZFN से बेटर होते हैं। या फिर हम लोग CRISPR-Cas9 का यूज करके उस टारगेटेड जीन को अलग कर सकते हैं। यह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर Cas9 जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए हम फॉलोइंग वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वेक्टर्स देखें तो वेक्टर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक व्हीकल का कार्य करते हैं जीन्स को कैरी करने के लिए होस्ट सेल के अंदर, और जिनके पास एबिलिटी होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की। अगर हम यहाँ पे यूज होने वाले वेक्टर्स को देखें तो सबसे पहले हम या प्लास्मिड यूज कर सकते हैं। प्लास्मिड ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की। दूसरे नंबर पे अगर देखें तो ये बैक्टीरियोफेज यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज एक तरीके के वायरस होते हैं जिनके अंदर हम जीन को इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके बाद इस इंटीग्रेट करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को होस्ट सेल के अंदर ऐड कर दिया जाता है, जहां पर ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, उसके बाद ये अपने आप को रेप्लिकेट करने लगता है। या फिर हम लोग कॉस्मिड यूज कर सकते हैं। कॉस्मिड यह एक हाइब्रिड है प्लाज्मिड्स और कोहेसिव का। तो यहाँ पे ये कोहेसिव साइट का यूज, कोहेसिव साइट ऐसी साइट होती है जो डीएनए का पैकिंग करती हैं, और ये कॉस्मिड बना है। ये मिड यहाँ पे आ गया, प्लाज्मिड से मिड आ गया और कोहेसिव साइट से कॉस आ गया, तो ये कॉस्मिड बन गया। ठीक है। इसके अलावा हम लोग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ऐसे भी और वेक्टर्स होते हैं जिनका यूज कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को फॉलोइंग वेज ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफेक्शन के द्वारा डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को डायरेक्टली होस्ट सेल के अंदर ऐड किया जाता है। यह माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा या माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बार्डमेंट के द्वारा ऐड किया जाता है। माइक्रो इंजेक्शन में होस्ट सेल के अंदर डायरेक्टली हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं। फिर माइक्रो प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे मॉलिक्यूल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की बम्बार्डमेंट की जाती है होस्ट सेल के ऊपर। ठीक, ओके। अगर हम ट्रांसफेक्शन में देखें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब उस जो एक व्हीकल का कार्य करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को होस्ट सेल तक पहुँचाने में, फिर वहाँ ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई भी वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट सेल के अंदर। तो ये हमारे इन टाइप से रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को इंसर्ट किया जा सकता है होस्ट सेल के अंदर। यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी को 3 पेरेंट्स बेबी भी कहा जाता है। 3 पेरेंट्स बेबी क्यों? क्योंकि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी अपना जेनेटिक मटेरियल 3 पर्सन से कैरी करे तो उसे 3 पेरेंट्स बेबी कहा जाता है। अब ये 3 पर्सन से कैसे कैरी करता है? पिछले वीडियो में मैंने बताया था
कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो मदर और फादर दोनों से मिलता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यह मदर से पास करता है बेबी में। तो जब कभी माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होता है तो यह डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया बेबी में जेनेटिक डिजीज़ को कैरी कर सकता है। तो इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ही माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज किया जाता है, जिसमें डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया को किसी हेल्दी फीमेल डोनर के माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो देखें यहाँ पे जैसे ये 3 पेरेंट्स बेबी के लिए एक डायग्राम है। यहाँ पे ये मदर हो गई जिसका माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव है। ये देखिए फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। और ये डोनर हो गई जहाँ से हमको हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। तो यहाँ मदर के सेल से न्यूक्लियस को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब डोनर का सेल ले लेते हैं। डोनर के सेल से न्यूक्लियस को हटा देते हैं। ये न्यूक्लियस हटा दिया। अब यहाँ पे डोनर के सेल में मदर का न्यूक्लियस इंसर्ट कर देते हैं। अब ये हमारा बन गया रिकंस्ट्रक्टेड एग बन गया, जिसके अंदर न्यूक्लियस हमें मदर से मिल गया और यहाँ पे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया डोनर से मिल गया। अब इस एग को फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज कर लिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस कर दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी फॉलोइंग वेज से की जा सकती है, जैसे प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक, स्पिंडल ट्रांसफ़र टेक्निक, पोलर बॉडी ट्रांसफ़र टेक्निक। तो इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्निक देखें तो यहाँ पे ये मदर का एग हो गया, जिसको हम इस फादर के स्पर्म से फर्टिलाइज कर लेते हैं। अब इस फर्टिलाइज किए हुए एग से यहाँ पे मदर और फादर के न्यूक्लियस को रिमूव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये डोनर का सेल हो गया, जहाँ पे हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब यहाँ से डोनर के सेल से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया जाता है। अब इस डोनर के सेल में मदर और फादर के न्यूक्लियस को ऐड कर दिया जाता है। तो ये मदर और फादर के न्यूक्लियस का डोनर के सेल में नेक्स्ट हम लोग स्पिंडल ट्रांसफ़र टेक्निक देखते हैं। स्पिंडल ट्रांसफ़र टेक्निक के अंदर सबसे पहले डोनर के एग को लेकर के वहाँ से न्यूक्लियस रिमूव कर दिया जाता है। अब मदर के एग से न्यूक्लियस को डोनर के सेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पे इस सेल को, जिसके अंदर न्यूक्लियस है मदर का और सेल है डोनर का, इसे फर्टिलाइज कर। नेक्स्ट पोलर बॉडी ट्रांसफ़र टेक्निक देखते हैं। पोलर बॉडी अगर हम देखें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब एग का फॉर्मेशन होता है तो जो जर्म सेल्स होता है वो 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो बिगर वाला पार्ट होता है उसको एग कहेंगे और जो स्मॉलर वाला पार्ट होता है उसको पोलर बॉडी कहते हैं। पोलर बॉडी
में ना के बराबर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब इस पोलर बॉडी को ही डोनर के एक सेल में ट्रांसफ़र करके और इसको स्पर्म से फर्टिलाइज कर लिया जाता है। तो यह पोलर बॉडी ट्रांसफ़र टेक्निक है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी देखते हैं। यह भी जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक मेथड है। इसमें आरएनए में इंटरफेयर करके किसी भी स्पेशल टाइप के प्रोटीन को, जो किसी भी जीन के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। जैसे जो टीयरलेस ओनियन होते हैं, यहाँ पे आरएनए के अंदर जो सल्फ़र कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। तो अब ऐसे ओनियन बनेंगे जिसके अंदर सल्फ़र कंपाउंड और जब यही इंटरफेरेंस करके जीन के एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया जाए तो उसे जीन साइलेंसिंग कहेंगे, और जब जीन को ही इरेज कर दिया जाए तो उसे जीन नॉकआउट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग टर्मिनेटर जीन देखते हैं। टर्मिनेटर जीन, जिसे जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, इसके अंदर किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन को सीड्स में इंसर्ट कर दिया जाता है, जो सीड्स के अंदर बनने वाले एम्ब्रायो को किल कर देता है, जिससे ये सीड्स स्टेराइल हो जाते हैं और यह सेकंड जनरेशन के क्रॉप को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। यह टर्मिनेटर जीन मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा किया जाता है। हाउएवर कहीं ये वर्ल्ड के अंदर कहीं भी कमर्शलाइज नहीं किया जा सका, क्योंकि इसका प्रोटेस्ट बहुत होता है। फार्मर्स इसका अपोज करते हैं और बहुत सारे एनजीओज हैं जो इसका अपोज करते हैं। तो इनके कारण तो इस अपोजिशन के कारण टर्मिनेटर जीन का कमर्शलाइजेशन कहीं भी किया नहीं जा सका। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।